सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोहिया जी के सामाजिक विचारों को आगे बढ़ाते हुए उनके सोशलिज्म के आइडिया को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उनके बेसिक आइडियाज़, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके समाजवादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा। और एक लेक्चर में हमने व्हील ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने जो हिस्ट्री की जो व्याख्या की है, भौतिकवादी व्याख्या, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो उन्होंने मार्क्सवादी सोच से हटकर एक अलग व्याख्या की है, वो हमने व्हील ऑफ हिस्ट्री में पढ़ा। आज हम उनका सोशलिज्म का आइडिया पढ़ेंगे। सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। एक पक्के समाजवादी थे और आज के जितने भी समाजवादी विचारक अपने आप को, या समाजवादी पार्टी जो अपने आप को बोलते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे जनता दल यू है, वो सभी लोहिया को अपना आदर्श मानते हैं या उन्हीं का नाम लेकर राजनीति भी करते हैं। और सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, बीजेपी जैसी पार्टी भी लोहिया जी को याद करती है या राजनीति में उनका नाम यूज करती हैं कि उन्होंने कैसे ओबीसी के लिए आवाज़ उठाई, कैसे उन्होंने कांग्रेस की सेंट्रलाइज पॉलिसीज़ का, केंद्रीयकरण की नीति का या बुर्जुआ पॉलिसीज़ का कैसे उन्होंने विरोध किया। तो समाजवाद की जो संकल्पना है वो एक किस्म से कैसे अवधारणा है जो समाज में भेदभाव मिटाना चाहती है, जो सामाजिक न्याय लाना चाहती है, सोशल जस्टिस की आइडियोलॉजी पर ये बेस है। तो सोशल जस्टिस समाज में एक क्षेत्र में नहीं, मार्क्स ने जिस सोशल जस्टिस की बात की थी, मार्क्स ने एक पर्टिकुलर एरिया पर, इकोनॉमिक फीचर्स पर फोकस किया था कि इकोनॉमिक फील्ड में, उत्पादन के साधनों के क्षेत्र में इक्वलिटी आनी चाहिए, क्योंकि उसका ये मानना था कि बाकी सारी चीज़ें उसी पर बेस्ड है, चाहे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, चाहे सोशल स्ट्रक्चर है, चाहे फिर एजुकेशनल सिस्टम है, कुछ भी है, वो सब मोड ऑफ प्रोडक्शन या इकोनॉमिक फैक्टर पर बेस है। यदि इकोनॉमिकली रूप से इक्वलिटी आया जाए या वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन मिटा दिया जाए तो समाजवाद आ सकता है, या सामाजिक भेदभाव मिटाए जा सकते हैं, या सभी को बराबर का अधिकार दिलाया जा सकता है। लेकिन लोहिया जी ने उस बात का खंडन किया और मार्क्सवाद का विरोध भी किया। उसने कहा कि सिर्फ एक जगह से असमानता से काम नहीं चलता, और वो वर्ग संघर्ष की बात जो उन्होंने कही तो यूरोपीय समाज के अनुरूप है। इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में हमें और फैक्टर भी देखने पड़ते हैं, जैसे उन्होंने जेंडर और कास्ट को महत्व दिया। लेकिन इसके साथ साथ लोहिया जी ने कहा कि हमने हर क्षेत्र में रिवॉल्यूशन, हर क्षेत्र में रिफॉर्म की आवश्यकता है, हर क्षेत्र में हमने भेदभाव मिटाने की आवश्यकता है। सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक फील्ड में ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर फील्ड में है। तो उसने सप्त क्रांति, 7 रिवॉल्यूशन, यानी कि 7 अलग अलग फील्ड बताई जहाँ एक रिवॉल्यूशन की आवश्यकता है, जहाँ एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो वही इनके लोहिया जी के समाजवाद का आधार है। अब देखते हैं, जो लोहिया जी जो थे वो उन्होंने एक डेमोक्रेटिक एथिकल, एक लोकतांत्रिक और एथिकल और ह्यूमनिस्टिक सोशलिज्म की बात की थी, यानी कि एक ऐसा सोशलिज्म जो डेमोक्रेटिक तरीके से प्राप्त किया जाए और जिसमें मानवीय मूल्यों को भी शामिल किया जाए, नैतिक मूल्यों और मानवीय मूल्यों को शामिल किया जाए, ये उनका मानना था। वो जो मार्क्स ने जो समाजवाद की बात की, जो हिंसा पर आधारित था या जो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियट की बात करता था, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा है जो समाजवाद होगा वो ह्यूमनिस्टिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, उस समाजवाद की बात की थी। फिर जिस समाजवाद की लोहिया जी ने बात की वो भारत की परिस्थितियों के अनुसार था कि इंडियन सोसाइटी इज प्लुरलिस्टिक सोसाइटी, इट इज़ हायरार्किकल सोसाइटी। Pluralist means there are various people related to various culture, related to various languages और various background। तो अलग अलग परिस्थितियों में लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग भाषा है, धर्म है, जाति है, और सोसाइटी जो हो हायरार्किकल डिवाइडेड है, यानी कि उसमें, और हायरार्किकल डिवाइडेड भी कास्ट बेस्ड पर। तो उसने भारत की परिस्थितियों के अनुसार एक समाजवाद की कल्पना की। यहाँ सिर्फ वर्ग संघर्ष खत्म करने से समाजवाद नहीं आएगा,
बल्कि भारत की बहुलवादी संरचना, भारतीय समाज की बहुलवादी संरचना को देखते हुए, यहाँ पर जातीय पदानुक्रम हायरार्की को देखते हुए उन्होंने समाजवाद का अपना जो है थ्योरी पेश की थी और उस क्षेत्र में भी डिस्क्रिमिनेशन मिटाने की बात की थी। तो जैसे उसने कहा कि उन्हें एम्फेसाइज किया, कास्ट पर भी किया, जेंडर पर भी किया, और जो है और जो इनइक्वलिटी है किसी भी फील्ड में किसी भी बेस पर हो सकती हैं, उन्होंने सभी को अपने समाजवाद के सिद्धांत में शामिल किया। इन सभी क्षेत्रों में डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, भेदभाव पाया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन पाया जाता है, उसको मिटाने की बात की। और इसके आधार पर जो लोहिया जी ने सप्त क्रांति, जो 7 रिवॉल्यूशन की बात की, ये 7 रिवॉल्यूशन और 7 अलग अलग फील्ड है जो सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उसने बात की कि समाजवाद की होनी चाहिए। तो उसने इन सभी फॉर्म में सभी तरह की जो डोमिनेंस है, जो इन 7 क्षेत्रों में किसी एक वर्ग का डोमिनेंस पाया जाता है या एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो उन सब को मिटाने की बात उसने अपने सप्त रिवॉल्यूशन में की थी। पहला जो सबसे पहला कहा है उसने, क्योंकि भारत की परिस्थितियों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कास्ट का है, कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज़्यादा है। तो लोहिया जी ने कहा, सबसे पहले उन्होंने रिवॉल्यूशन अगेंस्ट कास्ट की बात की कि जाति के आधार पर जो है वो भेदभाव मिटाया जाना चाहिए। कास्ट जो हायरार्की जो देखने को मिलती है वो सबसे बड़ी बाधा, ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इन सोशल इक्वलिटी, कि समाज में एकता लाने में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा तो वर्ग नहीं है, आर्थिक परिस्थिति नहीं, बल्कि वो कास्ट है। तो उसने अपने पहला ही जो अपना सप्त क्रांति में जो रिफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, रिवॉल्यूशन की बात की थी, वो थी अगेंस्ट रिवॉल्यूशन, यानी कि जाति के विरुद्ध क्रांति। इसको उन्होंने कहा जाति उन्मूलन क्रांति, की जाति को समाप्त किया जाए, उसमें भेदभाव को मिटाया जाए। उन्होंने ब्राह्मणिकल जो सोशल ऑर्डर था, जिसको ब्राह्मणवादी समाज बोलते हैं, जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व है और दूसरे जातियों को उन्होंने पाखंड में फंसा रखा है या उनको निचला दर्जा दिया गया है, उनको शिक्षित नहीं होने दिया गया या उन पर कई तरह की पाबंदियां थोप दी गई। तो लोहिया जी ने कहा कि अगर समाजवाद लाना है, समाज में समानता लानी है, तो ये जो ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस है इसको ख़त्म करना होगा। तो इसको ख़त्म करना चाहते थे। और जैसे मैंने बताया, जो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म था, ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म में लोहिया जी ने कहा कि जो केवल क्लास की जो बात की थी, उन्होंने कास्ट को उसने नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि मार्क्स ने जो सोसाइटी का जो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का जो सिद्धांत दिया था, जो हिस्ट्री की भौतिकवादी व्याख्या की थी, मेटेरियलिस्टिक जो एनालिसिस किया था, वो यूरोप की परिस्थितियों के अनुसार था। ये पहले भी हमने बताया है व्हील ऑफ हिस्ट्री में कि लोहिया जी ने आलोचना यही की है मार्क्स की एक बहुत बड़ी, कि उन्होंने जो यूरोप की हिस्ट्री है, यूरोप के इतिहास को मानवता का इतिहास बता दिया कि सभी जगह ऐसा होता है, जबकि एशियाई परिस्थिति अलग थी, भारत जैसे देशों की परिस्थिति अलग थी। तो उन्होंने कहा कि एक ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वलिटी है जो कास्ट से अलग है, जो क्लास से अलग है, वो कास्ट का एक अलग इनइक्वलिटी का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, जो रिजिडिटी जिसमें पाई जाती है, ऊंच नीच का भेदभाव जिसमें पाया जाता है। तो उसने इसके लिए जो सुझाया कि किस तरह से मिटाया जा सकता है, उसने एक तो जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी की, रिजर्वेशन पॉलिसी यानी कि आरक्षण की व्यवस्था की जाए, जिसको अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम माना जाता है, इसके माध्यम से। और इसमें बैकवर्ड क्लास की बात की, रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, और कल्चरल इमानिसिपेशन यानी कि उनको सांस्कृतिक रूप से मुक्ति देनी चाहिए, उन पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो मिटाई जानी चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहली क्रांति या सबसे पहला सुधार समाजवाद की दिशा में कहा था कि जाति खत्म करनी चाहिए, और उसके लिए जो है जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए या उनके लिए और विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। दूसरा मुद्दा लोहिया जी ने उठाया वो था जेंडर इनजस्टिस का, कि जेंडर जो इनइक्वलिटी होती है, जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, जो जेंडर इनइक्वलिटी है, जिसमें स्त्री पुरुष दो वर्गों में समाज को बांट दिया है, जिसमें पुरुष का वर्चस्व है, जिसको हम पुरुषवादी समाज कहते हैं,
और इसमें महिलाओं पर जिस तरह जाति के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों पर कई तरह की पाबंदियां थोप दी गई हैं, उनको शिक्षित नहीं होने दिया गया था, तो उसी तरह पुरुषवादी समाज में महिलाओं पर भी इस तरह की बहुत सारी पाबंदियां हैं। उनको भी घर के अंदर चारदीवारी में रखा गया, बाहर नहीं उनको काम करने दिया गया, उनको शिक्षित नहीं होने दिया गया, प्रॉपर्टी में उनको अधिकार नहीं दिए गए और कई तरह की पाबंदियां, उनको दूसरे दर्जा दिया गया, बराबर का दर्जा नहीं दिया गया। तो ये बात भी लोहिया जी ने उठाई कि समाजवाद की स्थापना के लिए जेंडर इनजस्टिस को भी एड्रेस करना ज़रूरी है, जो कि मार्क्स के समाजवाद में देखने को नहीं मिलता हमें। तो लोहिया पहले जो मेल इंडियन मेल पॉलिटिशियन थे जिसने जेंडर जस्टिस के मुद्दे को उठाया और इसको सोशलिज्म के लिए आवश्यक माना कि सिर्फ सोशलिज्म आवश्यक है जब तक समाजवाद नहीं आएगा, क्योंकि समाजवाद का मतलब ही है कि सभी तरह के इनजस्टिस को ख़त्म करना। तो उन इनजस्टिस में एक जेंडर इनजस्टिस को भी ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने इक्वल राइट्स महिलाओं के लिए डिमांड की कि उनको प्रॉपर्टी में इक्वल राइट दिया जाए, एजुकेशन के उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको मिलना चाहिए और पर्सनल फ्रीडम। उनको ये नहीं है कि पुरुष से घर के किसी पुरुष से पूछ कर ही कोई काम करे या उनसे पूछ कर ही कहीं बाहर जाए। तो इस तरह की उसको पर्सनल फ्रीडम भी मिलनी चाहिए, एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ लोहिया जी ने आवश्यक मानी थी। उसने पैट्रियार्कल सोशल नॉर्म्स, जो जिसको हम कहते हैं कि पितर सत्तात्मक समाज है, उसका नॉर्म्स का उन्होंने विरोध किया और इसमें रेडिकल चेंज आते थे, फैमिली के अंदर भी, मैरिज के अंदर भी या सेक्सुअल रिलेशन में भी। एक जो आजकल जो रेडिकल फेमिनिस्ट है, बिल्कुल उस तरह के विचार लोहिया जी के थे, जो बहुत बड़े बदलाव चाहते थे और महिला को बराबर अधिकार दिलाना चाहते थे। अब तीसरी है जो है वो है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की बात, जिसको जो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट है या मार्क्स ने भी जिसको महत्व दिया सबसे ज़्यादा, उसको भी आवश्यक माना है। लोहिया जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि इकोनॉमिक इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना नहीं आएंगे और इक्वलिटी, इसने नकारा नहीं है, लेकिन इसने और चीज़ों को भी महत्व दिया है। लेकिन मार्क्स या मार्क्सवादी समाजवाद में सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो उसने यहाँ पर भी कहा कि डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए, यानी कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए, नॉन डॉगमेटिक होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि लोहिया जी जो थे इकोनॉमिक सिस्टम में भी डिसेंट्रलाइजेशन के समर्थक थे कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, आर्थिक नियोजन जो हो लोकल लेवल पर होना चाहिए। उसने जो है ज़्यादा जोर दिया था कोऑपरेटिव स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पर जोर दिया था कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। लैंड रिफॉर्म, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या थी वेज इक्वलिटी, लैंड रिफॉर्म की समस्या जो अंग्रेज़ों ने समस्या बनाई थी ज़मीन की, कि बड़े बड़े जमींदारी व्यवस्था लागू की थी। इसमें बड़े बड़े जमींदारों को उन्होंने ज़मीन सौंप दी थी, किसान सिर्फ एक मजदूर के तौर पर खेती करते थे, मालिक नहीं थे। तो हालांकि सरकार ने लैंड रिफॉर्म के प्रयास किए, नेहरू जी का भी बड़ा प्रयास था कि भूमि सुधार किया जाए और किया भी गया, उसके लिए संविधान में संशोधन भी किए गए, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। कुछ न्यायपालिका ने कुछ रोक दिया या कुछ जमींदारों ने हेरा फेरी कर लिया। सरकार ने इतना ज़्यादा रेडिकल स्टेप नहीं उठाए और जिस वजह से भूमि सुधार पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए। तो लोहिया जी ज़्यादा कट्टर समाजवादी थे, वो ज़्यादा तीव्र बदलाव चाहते थे, इसलिए वो नेहरू जी की आलोचना भी करते थे। तो लैंड रिफॉर्म का समर्थन करते थे कि जमींदारों को से ज़मीन लेकर और किसानों में ज़मीन जो है बांटी जाए। और वेज इक्वलिटी, यानी कि हमारे यहाँ पर पहले जाति के आधार पर भी थे और लिंग के आधार पर भी है, जो वेज इनइक्वलिटी पाई जाती है, यानी कि मजदूरी कम या ज़्यादा दी जाती है। तो लोहिया जी ने इनका विरोध किया, दोनों चीज़ों का। अब लोहिया जी ने जो है अपोज किया कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का और स्टेट कंट्रोल मोनोपोली का, और इसको एज फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक डोमिनेंस कहा कि जो स्टेट कंट्रोल मोनोपोली, यानी कि राज्य संचालित जो इकोनॉमी चलती है, जो सेंट्रलाइज चलती है, जो सेंटर के लेवल पर प्लानिंग होती है, उनका लोहिया जी ने विरोध किया। उन्होंने कहा था लोकल लेवल पर एक इनका और कॉन्सेप्ट आएगा 4 पिलर स्टेट। इसमें कहा था कि ग्राम पंचायतों को या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग होनी चाहिए
और उनको अपने आर्थिक विकास करने का जो अधिकार है मिलना चाहिए। और राज्य के हालांकि बहुत सारे समाजवादी बड़े बड़े उद्योग धंधों पर राज्य के वर्चस्व का या राज्य के अधिकार का समर्थन करते हैं, जिसे हम पॉलिटिकल थ्योरी में राज्य समाजवाद या स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। उसका इन्होंने विरोध किया। और जो एक्सप्लॉयटेशन आज भी होता है इकोनॉमिक लेवल पर, उसका भी विरोध किया है। और उसने कंबाइन इंडिविजुअल इनिशिएटिव और कलेक्टिव वेलफेयर की सुझाव दिया है कि मिलजुल कर जो काम किया जाना चाहिए, कलेक्टिव वेलफेयर में काम किया जाना चाहिए, उसका उन्होंने लोहिया जी ने समर्थन किया है। तो ये था उनका आर्थिक समानता, यानी कि इकोनॉमिक फील्ड में क्रांति होनी चाहिए, आर्थिक समता क्रांति नाम उन्होंने दिया। अब अगली जो क्रांति है वो रंग भेद के विरुद्ध। ये यहाँ पर लोहिया जी जो थे वो ये मान लो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी चले गए, कि इंटरनेशनल लेवल पर भी चले गए जो रेडिकल डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि ये ज़्यादातर इंटरनेशनल लेवल पर पाया जाता है। जो उपनिवेशवाद शुरू हुआ, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर रंग भेद की नीति शुरू की, काले गोरे का भेद किया, एशियाई लोगों को, इंडियन लोगों को रंग के आधार पर उनके अधिकारों से वंचित किया गया। साउथ अफ्रीका में भी ये नीति थी। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर रंग भेद की नीति चलती है, जिसमें रंग के आधार पर जो यूरोपियन कल्चर है वो एशियन कल्चर को, अफ्रीकन कल्चर को नीचा दर्जा देती हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो लोहिया जी एक किस्म से मार्क्सवाद के उस विचार से सहमत थे कि समाजवाद एक देश के लेवल पर ही नहीं होना चाहिए बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए। और मार्क्स तो कहता ये था, हालांकि बाद में स्टालिन ने इस विचार को बदल दिया कि एक राज्य में भी समाजवाद हो सकता है, लेकिन मार्क्स ने तो ये कहा था एक राज्य में समाजवाद हो ही नहीं सकता जब तक पूरी दुनिया में समाजवाद नहीं आएगा। तो यहाँ पर लोहिया जी उन देशों का भी समर्थन करते हैं जिनके साथ रंग वहाँ भी इंटरनेशनल लेवल पर भी समाजवाद लाना चाहते हैं, यानी कि रंग भेद के आधार पर जो एक देश द्वारा दूसरे देश का शोषण किया जाता है या भेदभाव किया जाता है, उसको भी उन्होंने मिटाने की बात की थी। तो उन्होंने ग्लोबल जो एंटी रेशलिस्ट मूवमेंट थी, कहा था कि उनका समर्थन करना चाहिए, सॉलिडारिटी होनी चाहिए। अफ्रीकन, एशियन और जो लेटिन अमेरिकन कंट्री हैं उनकी एकता की बात उन्होंने की थी। उनके जब हमने अंतर्राष्ट्रीय वाद के बारे में, इंटरनेशनलिज्म के बारे में जो आइडिया है, तो उनके ये था कि वो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के देश, तो उनकी यूनिटी की बात करता है। और अमेरिकन डोमिनेंस और सोवियत संघ के डोमिनेंस, जो उस टाइम पर सोवियत संघ था, उनका विरोध करता है। और यहाँ पर भी ये कहता है कि इस एंटी रेसिस्ट मूवमेंट के खिलाफ जो है वो एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के देशों को जो है वो यूनिटी होनी चाहिए। वो सोशलिज्म कहता है कि सोशलिज्म, जैसे मैंने भी बताया, मस्ट बी इंटरनेशनलिस्ट। वो मार्क्स का भी ये सिद्धांत था, कार्ल मार्क्स का, कि इंटरनेशनलिस्ट ही होगा, और वो इस सिद्धांत में विश्वास करता है। और कहता है भारत को उन सभी देशों का समर्थन करना चाहिए जो रंग भेद का विरोध करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने कॉलोनियल माइंडसेट का या यूरोसेंट्रलिज्म का विरोध किया और कहा कि जो भारत में भी जो इंडियन एलिट्स जो रंग भेद की नीति अपनाते हैं उनका उसने विरोध किया और वो मिटाई जानी चाहिए। तो तीसरे लेवल पर जो चौथी जो क्रांति की बात की तो उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध क्रांति की बात की। अगला जो है वो है राष्ट्रों के बीच, नेशंस के बीच इनइक्वलिटी। आजकल पहले जो पॉलिटिकल थ्योरी में समाजवादी धारणा चलो समाज के अंदर भेदभाव मिटाने को लेकर थी कि समाज के अंदर जो अमीर गरीब का, ऊंच नीच का जो भेदभाव है उसको मिटाना चाहिए। लेकिन कुछ मार्क्सवादी विचारकों ने, जिसमें रॉबर्ट कॉक्स जैसे विचारक आते हैं, उनका ये मानना है कि सोशलिज्म शुड बी अप्लाइड एट इंटरनेशनल लेवल आल्सो, कि भेदभाव सिर्फ एक समाज के अंदर ही उच्च वर्ग निम्न वर्ग में नहीं होता, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर एक देश दूसरे देश का भी एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, एक देश दूसरे देश का शोषण कर रहा है। जैसे कॉलोनिज्म के एरिया में तो ये बात स्पष्ट थी कि किस तरह से एक देश दूसरे देश का एक्सप्लॉयटेशन किया, अंग्रेज़ों ने हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया। लेकिन उसके बाद भी आज़ादी होने के बाद भी या डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस के बाद भी जो है वो भेदभाव देखने को मिला है।
तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे इनइक्वलिटी की बात की नेशंस के बीच में, उसने वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म का विरोध किया कि जो पश्चिमी साम्राज्यवाद है, सोवियत हेजीमनी का भी विरोध किया, और थर्ड वर्ल्ड की सॉलिडेरिटी की बात की। इसने कहा कि जो भेदभाव मिटाना है, यदि समाजवाद लाना है तो नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी समाजवाद आना चाहिए और राष्ट्रों के बीच में भेदभाव मिटना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि एशियाई देशों को, अफ्रीकन देशों को या लैटिन अमेरिकी देशों को इकट्ठा होना चाहिए और उनको जो यूरोप के कंट्रीज़ का आज भी जो न्यू कॉलोनिज्म है, यानी कि आज भी जो शोषण हो रहा है, जैसे क्वामे नक्रूमा और आंद्रे गुंडर फ्रेंक के जैसे विचारकों ने बात बताई कि आज भी न्यू कॉलोनिज्म का दौर चल रहा है, जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है लेकिन फिर भी शोषण हो रहा है नए तरीके से। उनकी इकोनॉमी का आज भी दोहन किया जा रहा है वेस्टर्न कंट्री द्वारा अपने हित में। तो इसने उसको कहा और इसने किसी के साथ भी जुड़ने की बात नहीं की, नॉन अलाइनमेंट को प्रमोट किया। हालांकि फॉरेन पॉलिसी के रूप में नॉन अलाइनमेंट का विरोध भी किया है फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर लोहिया जी ने, लेकिन यहाँ पर उन देशों से, खासकर पूंजीवाद से और साम्यवाद से अलग रहने की बात लोहिया जी करते हैं। और उन्होंने एक जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर, एक न्यायपूर्ण समाज होना चाहिए, जैसे कि कुछ मांग, जैसे आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं कि न्यू की मांग एक बार की थी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पर ही जस्टिस की बात की जाती। तो लोहिया जी समाज के अंदर ही असमानता को ख़त्म नहीं करना चाहते, एक देश के अंदर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी भेदभाव मिटाना चाहते हैं। अगली जो रिवॉल्यूशन की बात की लोहिया जी ने, वो कि रिवॉल्यूशन अगेंस्ट प्रिविलेज एंड प्राइवेट कैपिटल एक्यूमुलेशन, यानी कि जो कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं किसी वर्ग को, या जो एक्यूमुलेशन, जो एक हाथ में, एक मुट्ठी में, एक जेब में पैसे का संचय हो रहा है, उसका विरोध किया। और ये संपत्ति का एक्यूमुलेशन ही एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाता है, यही समाज में असमानता लेकर आता है। तो लोहिया जी ने इसका विरोध किया कि जो एक्यूमुलेटेड ही कंडम्ड, एक्यूमुलेटेड प्राइवेट वेल्थ का उसने कंडम किया। कॉरपोरेट मोनोपोलीज का विरोध किया कि बड़े बड़े बिजनेस घराने जो हैं वो बिजनेस को या प्रॉपर्टी को कंट्रोल रखते हैं, जो इससे असमानता फैलती है, और इसने इसका विरोध किया। और इसने जोर दिया रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर, वितरणात्मक न्याय। इसका मतलब होता है कि अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में बांटा जाए। और इसका तरीका क्या होता है, इसे छीनने का तो होता नहीं। एक तरीका ये हो सकता है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा दी जाए, यानी कि जो लोग ज़्यादा कमाते हैं उन पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाए, जैसे हमारे टैक्स सिस्टम में भी है कि जितनी जितनी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स का परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। लैंड टू द टीलर की बात की थी, यानी कि ज़मीन जो है वो किसान को दी जानी चाहिए, और इनकम गैप को लिमिट करना चाहिए, एक लिमिट रखानी चाहिए, इससे ज़्यादा इनकम गैप नहीं होना चाहिए। एक छोटे छोटे कर्मचारी की, किसान की या बड़े से बड़े अधिकारी की पे में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। उसने मैक्सिमम इनकम और मिनिमम इनकम रेशो को 10:1 से ऊपर नहीं बढ़ने देने की बात की थी कि इतना नहीं होना चाहिए। आजकल तो क्या है कि 1,00,000 का भी अंतर पाया जाता है कि किसी की आमदनी 1 है, किसी की 1,00,000 रुपया है, लेकिन वो कहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी की संपत्ति दूसरे से 10 गुने से ज़्यादा ना होनी चाहिए, या रेशो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये भी इनइक्वलिटी है, लेकिन इतनी उन्होंने मान लिया था, लेकिन इससे ज़्यादा का उन्होंने विरोध किया था। तो एक किस्म से उन्होंने किसी भी तरह के विशेषाधिकार, किसी भी तरह की पूंजी संचय का विरोध किया था। अब अगला जो लोहिया जी ने जो 7वीं क्रांति की बात किया, 7th रिवोल्यूशन की बात की, वो था रिवोल्यूशन फॉर पीस, और शांति के लिए, या रिवोल्यूशन अगेंस्ट वार। वो युद्ध का विरोध करता था कि युद्ध भी एक समाज में शोषण लेकर आता है, वहाँ पर गरीब आम आदमी मारे जाते हैं और फिर उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा उससे दुखदायी बन जाती है, उनके लिए और समस्या आती है। तो वो शांतिवादी थे, बहुत बड़े पक्षधर थे शांति के, और जो है पैसिफिस्ट थे और इंटरनेशनलिस्ट थे, अंतर्राष्ट्रीयवादी। इन सभी देशों को बराबर का अधिकार देना चाहते, उनमें सम्मान, सहयोग बढ़ाना चाहते थे। किसी भी तरह के न्यूक्लियर वेपन्स का या आर्म्स रेस का उन्होंने विरोध किया। मिलिट्राइजेशन नहीं होना चाहिए,
तो ये युद्धों को बढ़ाने वाली चीज़ हथियार होते हैं, तो उनका हथियारों का विरोध किया लोहिया जी ने। और दूसरी तरफ विवाद जो देशों के बीच में है उसके लिए उन्हें सुझाव दिया कि पीसफुल कन्फ्लिक्ट ऑफ रिजोल्यूशन, यानी कि विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान होना चाहिए। उन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन का भी सुझाव दिया कि वर्ल्ड लेवल पर देश एक फेडरेशन बना सकते हैं आपस में विवादों के निपटारे के लिए, आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए। और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की बात की कि वर्ल्ड फेडरेशन जो बने उसकी जनता के प्रति, देशों के प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो युद्ध विरोध का भी विचार मानते हैं, वो भी समाजवाद के लिए ज़रूरी मानते हैं। अब इसके महत्व देखी जाए, यदि सप्त क्रांति का जो देखा जाए कि जो ये दी है उसने, ये जो कंसेप्ट इसका क्या महत्व है, तो सबसे पहला तो महत्व ये है कि उसने इसको मल्टी एक्सियल फ्रेमवर्क के रूप में डेवलप किया है। मल्टी एक्सियल फ्रेमवर्क का मतलब इसने सिर्फ एक इकोनॉमिक फैक्टर को ही शामिल नहीं किया, बल्कि इसने कास्ट भी शामिल किए, क्लास के साथ साथ कास्ट भी शामिल किए, जेंडर भी शामिल किया, रेस भी शामिल किया, और नेशनल लेवल पर भी जो इनइक्वलिटी है उसको भी एड्रेस किया है। तो एक बहुधुरी संरचना ये हो गई जो कि मार्क्स की एनालिसिस से ज़्यादा बेहतर प्रतीत होती है। दूसरा, इसने डीकोलोनाइज सोशलिज्म की बात की, यानी कि जब डीकोलोनाइज हुआ, यानी कि जो देश गुलाम थे आज़ाद हुए, एक डीकोलोनाइजेशन का, व्युपनिवेशीकरण का जो प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद जो समाज बने, उसके बाद जो देश बने, उनमें सोशलिज्म कैसा होना चाहिए, वहाँ पर किस तरह के सोशलिज्म की आवश्यकता है। क्योंकि मार्क्स ने तो जो सोशलिज्म की बात की थी वो पूंजीवाद के विरोध में की थी, लेकिन इन देशों में तो पूंजीवाद नहीं था। तो इनका अलग मॉडल उन्होंने बताया कि जो मॉडल है वो अपना देश की परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए, इंडिजीनियसली रूटेड होना चाहिए। उसको हमने मार्क्स के समाजवाद की या मार्क्स के सिद्धांत की नकल नहीं करनी है, पर उसको अपने अनुसार डालना है। और जो यूरोसेंट्रिक जो फैक्टर हैं, पैराडाइम्स हैं, उनको छोड़ना चाहिए, उनसे दूर होकर अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनना चाहिए। ये इस सप्त क्रांति में लोहिया जी ने बताया। अगला जो इसका महत्व है, उसने अपने समाजवाद में गांधीवादी नैतिकता को और जो है इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन को शामिल किया, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है कि विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना और आपस में सहयोग करना, हिंसा का विरोध करना, हिंसा की प्रवृत्ति रही है हमारे पुराने समाज में या पुरानी कल्चर में। तो उसने अपने समाजवाद में एथिकल और ह्यूमनिस्टिक फैक्टर को भी शामिल किया है। और एक्शन ओरिएंटेड है, यानी कि उसने एक नारा दिया था तात्कालिक कार्रवाई, यानी कि सिर्फ सिद्धांत बताने से, सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, उसके लिए आंदोलन करने पड़ते, कार्रवाई करनी पड़ती। लोहिया जी ने भी अपने जीवन में कई आंदोलन के, आज़ादी के बाद भी नेहरू सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे, जेल में भी जाते थे, मुद्दे उठाते थे, समाजवाद के लिए प्रयास करते थे लाने के लिए, सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं थी। तो ये उनका महत्व है, उनके सप्त क्रांति का। और यदि हम कंक्लूजन में देखें तो ये एक विजनरी मॉडल है ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव सोशलिज्म का, एक नया समाज क्रांतिकारी या परिवर्तनकारी समाजवाद का एक नया दर्शन, एक नया विज़न, एक नया आइडिया प्रस्तुत किया है लोहिया जी ने। उसने कम्प्लेक्स और मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन को एड्रेस किया है। ये बहुत बड़ा योगदान है उनका कि उसने जो अलग अलग फैक्टर हैं समाजवाद में भेदभाव उत्पन्न करने के, उनका आपस में लिंक है और अलग अलग फैक्टर हैं, उनको हाईलाइट किया है। ये महत्व है उनके सिद्धांत का। और उसने हमेशा आज भी रेलिवेंट है, आज भी रेडिकल है, एक होलिस्टिक अप्रोच उन्होंने दी है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, जस्टिस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स के लिए और इनइक्वलिटी को मिटाने के लिए या ऑथोरिटेरिज्म को रोकने के लिए आज भी ये सिद्धांत हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है। तो ये लोहिया जी का समाजवाद का विचार जो सप्त क्रांति के माध्यम से हमने दिया था, जो आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी समाज में इस आधार पर परिवर्तन करके, जैसा लोहिया जी ने सुझाया था, हम समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। धन्यवाद।